सन 480 कब्ले मसीह में दुनिया की सबसे बड़ी फौज, जिसे इंसानियत ने पहली बार देखा था, एक ऐसे बादशाह की कमान में थी जो खुद को खुदा का भेजा हुआ हाकिम समझता था। उसका मकसद था यूनान को मिटा देना। लेकिन उसके रास्ते में खड़ा था एक तंग पहाड़ी रास्ता, थर्मोपाइलाई, और वहां सिर्फ 300 जंगजू खड़े थे। यह इनकी आखिरी जंग थी, एक ऐसी जंग जो सदियों तक गूंजती रहेगी। हिम्मत की मिसाल, नामुमकिन हालात के खिलाफ। लेकिन सवाल यह है, और कैसे इन चंद मर्दों ने तारीख का रुख बदल दिया। आइए IME स्टोरी टेलर के साथ इस कहानी को शुरू से समझते हैं। साल 480 बीसी में दुनिया की सबसे बड़ी फौज जो दुनिया ने पहली बार देखी थी, एक ऐसे बादशाह की कमान में थी जो खुद को खुदा कहता था। वो फौज ग्रीस पर उतरी ताकि दुनिया की पहली जमहूरियत को बुझा दे। उनके रास्ते में खड़ा था एक तंग पहाड़ी रास्ता जिसे हॉट गेट्स कहते थे, और ग्रीक्स की एक छोटी सी फौज जिसकी कमान इतिहास के सबसे डिसिप्लिन्ड 300 वॉरियर्स के पास थी। ये उनके आखिरी मुकाबले की कहानी है, एक जंग जो सदियों तक गूंजती रहेगी, हिम्मत के निशान के तौर पर नामुमकिन हालात के खिलाफ। लेकिन थर्मोपिले में असल में क्या हुआ था, और इन चंद मर्दों ने पश्चिमी इतिहास का रुख कैसे बदल दिया? थर्मोपिले को सच में समझने के लिए हमें वक्त को लगभग 10 साल पीछे ले जाना होगा। 490 बीसी में मैराथन के मैदान पर यहाँ डायरियस द ग्रेट के हुक्म से पहला पर्शियन हमला ग्रीस पर हुआ था, जो शर्मनाक तरीके से टूट गया। एक छोटी सी लेकिन बहुत जज्बे वाली अथेनियन फौज ने पर्शियन फोर्सेस को भगा दिया, उन्हें एजियन समुद्र के पार लौटने पर मजबूर कर दिया। डारियस के लिए ये एक ऐसी बेइज्जती थी जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने एथेंस को सजा देने की ठानी, लेकिन इसके बजाय उसकी अपनी इज्जत टूट गई। उसने बदला लेने की कसम खाई, लेकिन वो बदला लिए बिना ही मर गया। उसके बाद गद्दी उसके बेटे ज़र्क्सिस भाई को मिली। ज़र्क्सिस सिर्फ अपने बाप का काम पूरा नहीं कर रहा था, वो खुद को खुदा द्वारा चुना गया शासक मानता था। उसका मकसद था बाप की नाकामी को कामयाबी में बदलना और ग्रीक्स को हमेशा के लिए कुचल देना। सिर्फ सजा देने के लिए नहीं, बल्कि पूरे ग्रीस को अपने विशाल साम्राज्य में शामिल करने के लिए 4 साल तक ज़र्क्सिस ने दुनिया की सबसे बड़ी फौज तैयार की। उसके साम्राज्य के हर कोने से, मेसोपोटामिया से इंडिया तक, इजिप्ट से बैक्ट्रिया तक सैनिक बुलाए गए। पुराने इतिहासकार हेरोडोटस ने दावा किया कि फौज में लाखों सैनिक थे। हालांकि आधुनिक इतिहासकार इसे बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, फिर भी कंजर्वेटिव अंदाजे भी डरावने हैं। जहां लैंड फोर्स 70,000 से 300,000 सैनिकों के बीच थी और 1200 से ज्यादा युद्धपोत थे। इस हमले को मुमकिन बनाने के लिए ज़र्क्सिस ने इंजीनियरिंग के हैरतअंगेज काम करवाए। उसने एक पेनिनसुला में कैनाल खुदवाई ताकि उसकी फ्लीट खतरनाक समुद्री रास्ते से बच सके, और उससे भी बड़ा काम, हेलेस्पोंट स्ट्रेट पर जहाजों का पुल बनवाया, एक लंबा पॉन्टून ब्रिज जिससे उसकी फौज एशिया से यूरोप पैदल पहुंच सके। जब तूफान से पहला पुल टूट गया तो ज़र्क्सिस ने समुद्र को ही सजा देने का हुक्म दिया और इंजीनियरों को मौत की सजा दी। ये सब दिखाता है कि ज़र्क्सिस की ताकत और रिसोर्सेज कितने बड़े थे। जब इस विशाल फौज की खबर फैली, ग्रीक सिटी स्टेट्स में डर की लहर दौड़ गई। कई उत्तरी राज्यों ने बिना लड़े ही पर्शियन हुकूमत स्वीकार कर ली। अब उनके पास 2 ही रास्ते थे, या तो झुक जाना या मिलकर अपनी आजादी के लिए लड़ना। इस संकट में एक अलायंस बना, हेलेनिक लीग, और लैंड फोर्सेस की कमान दी गई। स्पार्टा को समझे बिना थर्मोपिले को समझना नामुमकिन है। स्पार्टा ग्रीस का सबसे अलग राज्य था। जहां एथेंस में डेमोक्रेसी और फिलॉसफी थी, वहीं स्पार्टा में सिर्फ एक चीज थी, युद्ध। 8 साल की उम्र में लड़कों को घर से अलग कर दिया जाता और अगोजे नाम के ट्रेनिंग सिस्टम में डाल दिया जाता, एक कठोर सरकारी ट्रेनिंग जो 10 साल से भी ज्यादा चलती थी। उन्हें दर्द सहना सिखाया जाता, बिना आवाज निकाले, हर आदेश मानना बिना सवाल किए, और स्पार्टा के लिए अपनी जान देना सबसे बड़ा सम्मान था। स्पार्टन्स के लिए हिम्मत सबसे बड़ी वर्च्यू थी और कायरता सबसे बड़ी शर्म। जो सैनिक भागता उसे समाज से निकाल दिया जाता। यहाँ तक कि स्पार्टन औरतें भी अलग थीं। वो शिक्षित थीं, खेलों में हिस्सा लेती थीं और आजादी से जीती थीं। माएं अपने बेटों से कहती थीं, ढाल लेकर लौटना या उसी पर, यानी जीत कर आओ या मर कर।
इसी सिस्टम ने किंग लियोनिडास और उसके योद्धाओं को बनाया। जब जर्क्सिस की विशाल सेना ग्रीस की तरफ बढ़ रही थी तो ग्रीक अलायंस ने एक प्लान बनाया। अथेनियन जनरल थेमिस्टोक्लिस ने सुझाव दिया कि पर्शियन सेना को एक तंग जगह पर रोका जाए और इसके लिए चुना गया थर्मोपैली, एक तंग दर्रा जहां पहाड़ और समुद्र के बीच सिर्फ एक पतली जगह थी। यहाँ बड़ी सेना का फायदा खत्म हो जाता था। इस दर्रे की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई स्पार्टा के राजा लियोनिडास को। लेकिन एक समस्या थी। हमला उस समय हुआ जब ओलंपिक गेम्स और स्पार्टन फेस्टिवल करने चल रहे थे। इस दौरान स्पार्टा युद्ध नहीं कर सकता था, इसलिए लियोनिडास को सिर्फ 300 एलीट सोल्जर्स के साथ भेजा गया। ये आम सैनिक नहीं थे, ये चुने हुए योद्धा थे। हेरोडोटस के अनुसार लियोनिडास ने उन्हीं को चुना जिनके बेटे थे, ताकि उनकी वंश आगे बढ़ सके, क्योंकि वो जानता था ये मिशन शायद आखिरी होगा। सुबह का समय था। थर्मोपिले की संकरी घाटी में हवा भारी थी, जैसे खुद प्रकृति जानती हो कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। पहाड़ खामोश थे, लेकिन नीचे जमीन पर खड़ा था इंसान बनाम साम्राज्य। एक तरफ जर्क्सिस की विशाल पर्शियन आर्मी, दूसरी तरफ लियोनिडास के 300 स्पार्टन्स और उनके पीछे ग्रीस की आखिरी उम्मीद। पर्शियन कमांडर ने पहला आदेश दिया, आगे बढ़ो, इन्हें कुचल दो। पहला हमला आया। हजारों पर्शियन सैनिक तंग रास्ते में घुसे, लेकिन रास्ता इतना संकरा था कि सारी ताकत बेकार हो गई। स्पार्टन्स पहले से तैयार थे, ढाल आगे, भाला बाहर, और फिर शुरू हुआ नरसंहार। हर स्पार्टन सैनिक एक दीवार था, हर भाला एक मौत था, हर कदम पर खून था। पर्शियन सेना पीछे हटने लगी और पहली बार पर्शियन एम्पायर पीछे हटा। ऊपर पहाड़ी पर बैठा जर्क्सिस इस दृश्य को देख रहा था। उसका चेहरा कठोर था, लेकिन आंखों में पहली बार शक था। उसने सोचा था ये कुछ घंटे का खेल होगा, लेकिन ये तो युद्ध नहीं था, ये एक मशीन ऑफ डेथ था। स्पार्टन्स हर दिशा में परफेक्ट कोऑर्डिनेशन से लड़ रहे थे, फालंक्स फॉर्मेशन जैसे एक चलता हुआ किला। जर्क्सिस ने गुस्से में आदेश दिया, इमॉर्टल्स को भेजो, 10,000 एलीट सोल्जर्स, काले कवच में, डिसिप्लिन की पहचान। ये वो लोग थे जो कभी हार नहीं मानते थे, या यूं कहें जिन्हें हारने नहीं दिया जाता था। वे आगे बढ़े, धीरे, स्टेडी, डेडली। अब लड़ाई और भी खतरनाक हो गई थी। लियोनिडास ने एक सिग्नल दिया और स्पार्टन्स ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली। अब वो पीछे हटने लगे, लेकिन ये भागना नहीं था, ये ट्रैप था। पर्शियन सेना आगे बढ़ी और अचानक स्पार्टन्स ने पलटवार किया, ढाल बंद, भाले बाहर, और फिर घातक हमला। इमॉर्टल्स पहली बार टूटने लगे। घाटी अब सिर्फ युद्ध भूमि नहीं थी, ये एक मीट ग्राइंडर बन चुकी थी। लाशें गिर रही थीं, रास्ता और छोटा होता जा रहा था। पर्शियन सैनिक अपने ही साथियों से टकरा रहे थे। हर तरफ चीखें थीं, हर तरफ खून था, लेकिन स्पार्टन्स बिना थके लड़ रहे थे। तीसरे दिन हवा बदल चुकी थी। पर्शियन सेना थकने लगी थी, लेकिन अभी असली झटका बाकी था। एक स्थानीय व्यक्ति, एफियाल्टिस, उसने बिट्रेयल किया। उसने जर्क्सिस को बताया एक सीक्रेट माउंटेन पाथ जो ग्रीक सेना के पीछे जाता था। रात का समय, पर्शियन एलिट यूनिट्स चुपचाप पहाड़ों में चल रहे थे। सन्नाटा, सिर्फ कदमों की आवाज और किस्मत बदलने वाली चाल। लियोनिडास को पता चल गया था अब घेराबंदी हो चुकी है। लियोनिडास ने सभी कमांडर्स को बुलाया। आग जल रही थी, चेहरों पर थकान थी, लेकिन आंखों में डर नहीं था। कुछ कमांडर्स बोले, हमें पीछे हटना चाहिए। लियोनिडास शांत रहा। फिर उसने कहा, स्पार्टा कभी पीछे नहीं हटता। उसने सेना को 2 हिस्सों में बांट दिया, बाकी ग्रीक एलाइज को जाने दिया, लेकिन खुद रुक गया। 300 स्पार्टन्स के साथ और कुछ एलाइज जो साथ मरने को तैयार थे। क्यों? ताकि बाकी ग्रीस बच सके। सूरज उगा और साथ ही पर्शियन सेना पीछे से आ चुकी थी। अब कोई एस्केप नहीं था। थर्मोपिले पूरी तरह घिर चुका था। पर्शियन ड्रम्स बज रहे थे और लियोनिडास ने अपना हेलमेट पहना। एक आखिरी बार अपने सैनिकों को देखा और कहा, आज हम इतिहास को दिखाएंगे कि स्पार्टन्स कैसे मरते हैं। फिर हमला शुरू हुआ। अब ये युद्ध नहीं था, ये सर्वाइवल नहीं था, ये डेस्टिनी थी। स्पार्टन्स हर दिशा में लड़ रहे थे। भाले टूट चुके थे, तलवारें खत्म हो चुकी थीं, अब हाथ और दांत तक लड़ाई आ चुकी थी। लियोनिडास खुद सामने था। उसके चारों तरफ पर्शियन सैनिक टूट रहे थे, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा थी। एक झटके में लियोनिडास घायल हुआ, फिर गिर पड़ा। चारों तरफ पर्शियन सैनिक टूट पड़े, लेकिन उसका शरीर भी हार नहीं मान रहा था। आखिरी सांस तक वो लड़ता रहा। एक एक करके स्पार्टन्स गिरते गए, लेकिन कोई भागा नहीं, कोई झुका नहीं। आखिरी स्पार्टन तक लड़ाई जारी रही और फिर थर्मोपिले खामोश हो गया। पर्शियन एम्पायर ने जीत तो ली, लेकिन कीमत बहुत भारी थी। हजारों सैनिक मारे गए, एलिट फोर्सेस खत्म हो गई, और सबसे बड़ी बात, ग्रीक रेजिस्टेंस खत्म नहीं हुआ था। थर्मोपिले एक हार नहीं थी, ये एक स्पार्क था जिसने पूरी ग्रीस को जगा दिया। कुछ हफ्तों बाद सलामिस की लड़ाई में पर्शियन नेवी टूटी और फिर प्लेटेया में उनकी लैंड फोर्स खत्म हुई। लियोनिडास और उसके 300 मर गए, लेकिन इतिहास में अमर हो गए। आज भी उनकी कहानी कहती है,
संख्या नहीं जीतती, हिम्मत जीतती है। थर्मोपिले गिर चुका था, लेकिन ग्रीस टूटा नहीं था। पर्शियन सेना आगे बढ़ चुकी थी, एथेंस जल चुका था और ज़र्क्सिस को लगा अब जीत मेरी है। लेकिन इतिहास हमेशा सबसे खतरनाक मोड़ पर बदलता है और ये मोड़ था समुद्र। एथेंस खाली हो चुका था, लोग इवैक्यूएट हो चुके थे, केवल कुछ मंदिर और पत्थर। पर्शियन सैनिक अंदर घुसे और शहर को आग लगा दी। आसमान में धुआं था और जमीन पर राख। ज़र्क्सिस ऊपर बैठा देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। अब ग्रीस मेरा है, लेकिन वो नहीं जानता था असली जंग अभी शुरू भी नहीं हुई थी। ग्रीक लीडर थेमिस्टोक्लिस जानता था जमीन पर लड़ना अब हार है, लेकिन समुद्र पर पर्शियन सेना कमजोर थी। उसने एक जाल बनाया, पर्शियन नेवी को एक नैरो स्ट्रेट में खींचना। उस जगह का नाम था सालामिस स्ट्रेट, एक तंग समुद्री रास्ता जहां विशाल जहाजों को घूमने की जगह नहीं थी। ग्रीक फ्लीट छोटी थी, लेकिन तेज और डिसिप्लिन थी। थेमिस्टोक्लिस ने एक झूठा संदेश भेजा, ग्रीक्स भाग रहे हैं, हमला करो। ज़र्क्सिस ने अपने फ्लीट को आदेश दिया, उन्हें खत्म कर दो, और पर्शियन जहाज आगे बढ़े सीधे जाल में। सुबह समुद्र शांत था, लेकिन अंदर तूफान छुपा था। पर्शियन जहाज भारी थे, भारी लकड़ी, भारी सोल्जर्स, लेकिन रास्ता संकरा था और यहीं से शुरू हुआ अंत। ग्रीक ट्राइरीम्स तेज थे, वे पानी में ऐसे घूमते थे जैसे शिकार करने वाले जानवर। पहला टक्कर, पर्शियन जहाज टूट गया। दूसरा, फिर एक और। समुद्र में लकड़ी टूट रही थी और सैनिक पानी में गिर रहे थे। पर्शियन फ्लीट आपस में टकराने लगी, हर तरफ केओस था। जहाज एक दूसरे को कुचल रहे थे, सोल्जर्स पानी में डूब रहे थे, कमांडर्स आदेश खो चुके थे। ज़र्क्सिस ऊपर पहाड़ी से देख रहा था और पहली बार उसका चेहरा बदल गया। वो राजा जिसने समुद्र को सजा दी थी, आज वही समुद्र उसे निगल रहा था। ग्रीक जहाज छोटे थे, लेकिन तेज थे और ऑर्गेनाइज थे। पर्शियन नेवी बिखर चुकी थी, ग्रीक शिप्स ने सेंटर ब्लॉक कर दिया। अब पर्शियन जहाज फंस चुके थे, जैसे कोई जानवर जाल में फंस गया हो। हर दिशा में हमला हो रहा था और कोई एस्केप नहीं था। दिन खत्म होने तक समुद्र लाल हो चुका था, लकड़ी तैर रही थी और पर्शियन नेवी लगभग खत्म हो चुकी थी। ज़र्क्सिस की आंखों के सामने उसका सपना टूट रहा था। पर्शियन आर्मी अभी भी बड़ी थी, लेकिन अब उन्हें सप्लाई नहीं मिल पा रही थी, और सबसे बड़ा डर ग्रीक रेजिस्टेंस और मजबूत हो गया था। ज़र्क्सिस ने समझ लिया यह युद्ध अब जीता नहीं जा सकता। पर्शियन सेना धीरे धीरे पीछे हटने लगी, जो कभी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी, अब वापस जा रही थी, टूटी हुई, थकी हुई और अपमानित। कुछ महीनों बाद अंतिम युद्ध हुआ, बैटल ऑफ प्लाटेया। ग्रीक लैंड फोर्सेस एकजुट हो चुकी थीं, स्पार्टा, एथेंस, कोरिंथ, सब एक साथ। इस बार पर्शियंस कमजोर थे। ग्रीक फैलैंक्स आगे बढ़ा और पर्शियन सेना टूट गई, कमांडर्स मारे गए, लाइंस टूट गई, आर्मी भागने लगी। ये वो मोमेंट था जब पर्शियन ड्रीम खत्म हुआ। ज़र्क्सिस वापस भाग चुका था, उसकी विशाल सेना अब सिर्फ याद बन चुकी थी। एक ऐसा साम्राज्य जिसने पूरी दुनिया जीतने का सपना देखा था, लेकिन एक छोटी घाटी और एक समुद्र ने उसे रोक दिया। थर्मोपिले और सलामिस, दो अलग युद्ध, लेकिन एक ही कहानी। संख्या नहीं जीतती, रणनीति और हिम्मत जीतती है। लेओनिदास मर गया, लेकिन उसने समय जीत लिया। थेमिस्टोक्लिस जीता, लेकिन उसने इतिहास बदल दिया। आज भी थर्मोपिले की घाटी में हवा बहती है और सलामिस के पानी में लहरें चलती हैं, लेकिन अगर ध्यान से सुनो तो लगता है 300 की आवाज अभी भी गूंज रही है। कुछ लोग युद्ध जीतने के लिए नहीं लड़ते, वे इतिहास को बदलने के लिए लड़ते हैं। थर्मोपिले हार थी, सलामिस जीत थी, लेकिन दोनों मिलकर बनाते हैं एक अमर कहानी, द स्टोरी ऑफ 300 स्पार्टन्स।